हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऊर्जा का उपयोग भारत में किस तरीके से होता है और इसके कौन कौन से साधन है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर हम लोग आए इस चैप्टर के ऊपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हम अपने चीजों को, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, अपने संसाधन को किस तरीके से यूज कर रहे हैं और वो हमें किस किस जगहों से प्राप्त होती है, और साथ में हमें उसका यूज किस तरीके से करना चाहिए, उन सारे को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम लोग देखें तो भू प्रॉपर्टी जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, अगर ये पृथ्वी है तो इसका जो सबसे ऊपरी भाग होगा इसको हम लोग भू प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इस भू प्रॉपर्टी को अगर देखें तो अनेक तरीके के चट्टान और खनिज से मिलकर के ये बना हुआ है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। और इन खनिजों का प्रयोग हम लोग शोधन करके ही धातुओं के रूप में इसका यूज करते हैं, क्योंकि जो खनिज होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं और इसमें जब हम शोधन करते हैं, इसमें जब प्रोसेस किया जाता है तो इस प्रोसेस के बाद ही हम लोग इसको एक धातु के रूप में यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ की बातें। और अगर हम लोग देखें जरा सा इसके इंपॉर्टेंट चीजों को, तो वो कुछ यहाँ से निकल करके आता है कि अगर हम कुल पौष्टिक भोजन की बात करें अपने शरीर में तो उसका 0.3% भाग खनिज होता है। और ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में जो 99.7% आपका भोज्य पदार्थ है वो इसकी आवश्यक, मतलब ये इस चीज की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं अपने शरीर में जो है 0.3% भाग जो अपने खाने का होता है उसमें हम खनिज को लेते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक की। और अगर हम लोग देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज आते हैं यहाँ पर, ये खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का यौगिक होता है। खनिज जो होता है वो निश्चित तत्वों का योग होता है, मतलब उसमें हर एक तत्वों का एक अलग अलग निश्चित योग होता है, उसके बाद ही वो खनिज बनता है। तो अगर हम उस तत्व के निर्माण का बात करें तो उसमें भौतिक एवं रासायनिक परिस्थिति का परिणाम ही उस तत्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर बात करें चूना बनने की, तो ये चट्टानों के ऊपर कभी कभी आपको देखने को मिल जाएंगी जो पहाड़ियां होती हैं, जो अगर देखें तो आप जो खाने होती हैं उसके ऊपर आपको ये चीज देखने को मिलेंगी। कभी कभी ये नीचे देखने को मिल जाएंगी, कभी कभी जमीन के भीतर देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें रासायनिक रीजन भी आते हैं और भौतिक कारण भी आते हैं। कभी कभी कुछ जगह पे जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जो आंतरिक बल होता है, वो भी चूने पत्थर का निर्माण कर देता है। वो रासायनिक और भौतिक दोनों क्रियाएं होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप अगर आप देखिएगा तो जो खनिज होते हैं उसमें अपनी अलग चमक होती है, कठोरता होती है, घनत्व होती है, वो क्रिस्टल टाइप के हो सकते हैं। ये उसकी अपनी विशेषता होती है। और अगर हम लोग देखें इसमें तो खनिजों की उपलब्धता की अगर बात कीजिएगा तो सामान्यतः खनिज अयस्क में पाया जाता है, और किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण का संचयन ही उसको क्या बनाता है, तो उसको बनाता है अयस्क। तो इसी के लिए हम लोग अयस्क वर्ड का यूज करते हैं। बाकी अगर आप देखिएगा तो आपके जो चट्टानें होती है वो अलग अलग तरीके की आपको जो है वो चीजें प्रोवाइड करती है, जिसमें आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान जो होती है वो आपको उसके दर्रों से जो है ना वो आपको जोड़ भ्रंश व विदुरों से मिलने वाले जो चट्टानें उसमें अलग अलग चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अगर बात कीजिएगा उसमें तो इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ के ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। तो मुख्य रूप से अगर धात्विक खनिज की बात करेंगे तो वो जास्ता, तांबा, जिंक, सीसा इत्यादि होते हैं, जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान से आपको देखने को मिल जाएंगी। और सादी चट्टान की अगर बात कीजिएगा आप तो इसमें आपको जो है वो अनेक खनिज संतड़े एवं परतों में पाई जाती है ये, और इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन, जमाव के परिणाम होता है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के जो लौह अयस्क होते हैं वो आपको और सादी चट्टान में देखने को मिलेंगी। बाकी खनिजों के वर्गीकरण की बात कीजिएगा आप तो धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं और ऊर्जा खनिज भी होते हैं। तो धात्विक खनिज में ये सारे चीज आपको जिसमें धातु अवेलेबल होते हैं तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अधात्विक में जिसमें धातु अवेलेबल नहीं होते हैं, और ऊर्जा खनिज जो आपके ऊर्जा होती है उसकी बात करती है। अगर हम लोग और चीजों को देखें तो खनिजों का निर्माण एक ऐसी विधि
द्वारा धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि खनिज का जो निर्माण होता है वो क्या होता है कि एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है। जैसे जैसे चीजें बदलती जाती है वैसे वैसे खनिजों का निर्माण होते जाता है। बॉक्साइट का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। और पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के परत के रूप में कुछ खनिजें पाई जाती है। यह निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जानी जाती है। और इन्हीं खनिजों में आपको सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम देखने को मिलेंगे। ये क्या बोला कि पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। मतलब अगर ये पहाड़ी है, इसका आधार हो गया ये, और इसका जो जलोढ़ का जो यहाँ पे जमाव होगा, इसमें कुछ खनिजें पाई जाती है और इसमें आपको सोना देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही नदियां बहती है तो उसके पास में जो जमाव आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ भी कुछ कुछ धातुएं आपको देखने को मिल जाएगी और इसमें सोना चांदी मिलते हैं। बाकी अगर महासागरीय जल की विशाल मात्रा में भी खनिज पाए जाते हैं और ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें अधिकांश व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ से बहुत चीजें आप ज्यादा पा नहीं सकते हैं। रैट हॉल की अगर बात करें तो जैसे भारत में अगर आदिवासी की बात करें आप, ठीक है, आदिवासी की अगर बात करें तो आदिवासी लोग क्या करते हैं कि किसी जगह पर अगर खनिज होते हैं तो वो खुद से उसका खनन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो इसी चीज को हम लोग रैट हॉल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें? और अगर हम लोग इसके ऊपर आएंगे तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो कुछ यहाँ पर आती है कि अगर आप देखिएगा तो अयस्क में खनिज की का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित होता है। मतलब किसी जगह पे भी अगर आप बात कीजिएगा कि खदान अगर होगा किसी जगह पर और यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होगी तो फिर आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हिमालय के ऊपरी वाले भाग में आप जाइएगा वहां पे भी आपको बहुत चीज देखने को मिल जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वहां से उतना हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो जगह खाद्यान में परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये चीजें हैं। बाकी अगर लौह खनिज की बात करें हम लोग तो लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान है। मतलब कुल जो उत्पादन होता है 3/4 भाग उसमें खनिज का ही होता है, लौह खनिज का। तो लौह अयस्क के रूप में अगर आए हम लोग तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। इसको जो है वो उद्योग की जननी भी बोला जाता है। लोहे की अगर बात करें आप लोग तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क होते हैं जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है और इसमें चुंबकीय गुण भी होते हैं। तो कुछ अच्छे जो लोहे होते हैं जैसे ही आप उसको घसते हैं तो उनसे जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो अच्छे लोहे के बनाए गए होते हैं ना, वो आप देखिएगा तो वो चुंबक का जो नट होता है वो उसमें जाकर के सट जाता है। वो मैग्नेटाइट का आपको देखने को मिलेगा। और इसका उपयोग जो है वो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट आता है और जो है इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है और ये 50 से 60% इसमें लोहांश पाया जाता है। इसके वितरण की अगर बात करें तो उड़ीसा में और फिर ओडिशा में जो है वो अच्छे हेमेटाइट किस्म के लोहे आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये जो है ना ओडिशा में उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ी खदानों में निकाला जाता है। तो ओडिशा के मयूरगंज और बादाम पहाड़ी से जो है वो हेमेटाइट प्रकार के लोहे निकाले जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें? जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं ये पीटी बेस्ड हो जाएगा आपका। दुर्ग, वस्त्रपुर, चंद्रपुर पेटी की अगर बात करें तो यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में जो है इसमें अति उत्तम कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये भी आपके प्रीलिम्स के फैक्टर में इसको आप ऐड कर लीजिएगा। और अगर हम लोग देखें तो बल्लारी, चित्रदुर्ग जो एरिया है ये कर्नाटक की इस पेटी में भी लौह अयस्क की बृहत मात्रा संचित आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के गोवा पेटी में भी रत्नागिरी जो जिले हैं यहाँ पे आपको लौह अयस्क मिलते हैं। फिर जो मारगामाओ पत्तन में इसका निर्यात किया जाता है
मार्ग पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। मतलब ये जो पतन है यहाँ से जो जहाजें आकर के जहाँ पे लगती है, पोर्ट जिसको बोला जाता है, वहां से इसका एक्सपोर्ट होता है। मैग्नीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मैग्नीज जो है मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है और कलई के रूप में ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, पेंट बनाने, इन सारे चीजों में जो है वो मैग्नीज का यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? और अगर हम लोग आएंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में तो मैग्नीज जो है वो उड़ीसा में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। और लौह अयस्क के रूप में अगर आइएगा तो इसमें आपके जो है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, तो लौह अयस्क और मैग्नीज दोनों में पाया जाता है। और लौह की अगर बात कीजिएगा तो इसमें आपके तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना इत्यादि आ जाते हैं। और धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। जो आपका तांबा, सोना, सीसा वगैरह होते हैं इसका। तांबा की अगर बात करें तो ये तान्य एवं ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स व रसायन प्रयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। बाकी तांबा के वितरण की अगर बात करें तो झारखंड के सिंह भूमि और राजस्थान के खेतरी के खदानों में तांबा बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ये माइंस वाले एरियाज में आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम, अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम में पाया जाता है, ये एल्युमिनियम पाया जाता है। और बाकी अमरकंटक, पठार, मकाल पहाड़ी और बिलासपुर के कटनी पहाड़ी में भी जो है वो बॉक्साइट के बहुत अच्छे आपको जो है वो एरियाज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से अब्रक जो यहाँ पे बॉक्साइट जो है इसका खनन होता है इस जगहों से। उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, उड़ीसा जो है बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये चीज आपको प्री फैक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। बाकी एल्यूमिनियम की खोज जब हुई थी उस वक्त नेपोलियन तृतीय जो था वो इस तरीके का आदमी था कि वो अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तन के बदले में एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन करवाता था। वो इतना फेमस था उस वक्त के लिए एल्युमिनियम। अधात्विक खनिज में अगर बात करें तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्तन क्रम में पाया जाता है। और अभ्रक जो है वो पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है अभ्रक। इसके वितरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है सबसे पहले तो इसका उपयोग जो है वो पराविद्युत शक्ति के रूप में, ऊर्जा ह्रास में, गुणवत्ता और फिर उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता में अभ्रक का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसका वितरण जो है वो छोटा नागपुर की पहाड़ी में, बिहार झारखंड के कोडरमा में और बिहार के गया और फिर हजारीबाग जो एरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादन क्षेत्र जो है वो अजमेर है। अजमेर में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ये सारे बेसिक्स बातें हैं जो आपके प्रीलिम्स के फैक्टर के हैं। इसको बस आपको आराम से नोटबुक तैयार करते जाना है। जैसे कि 10th का ये जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर नंबर 5 का जो आप नोट्स बना रहे हैं इसमें केवल प्री फैक्टर में इसको जोड़ते चले जाना है। इसके सिवा और इस बुक में कुछ पढ़ना ही नहीं है। कभी इस बुक से और इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चट्टानी खनिज की अगर हम लोग बात करेंगे तो चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे चट्टान में आपको देखने को मिलेगी। चट्टान से ही निकलते हैं। बाकी चूना पत्थर, सीमेंट वगैरह भी चट्टान से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ की बातें क्लियर है। और अगर हम लोग इसके इम्पोर्टेंट डेटाज को देखेंगे तो यहाँ पे आपको खनिजों के संरक्षण भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जिस तरीके से जिन खनिज संसाधनों का निर्माण बहुत लाखों वर्षों में होता है उसका निर्माण हम बहुत शीघ्रता से करते जा रहे हैं। और खनिज निर्माण की भूगर्भिक क्रिया इतनी धीमी होती है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर बहुत कम पड़ गई हुई है। वो बहुत ज्यादा बन नहीं पाते हैं क्योंकि उनके जो बनने की क्रिया होती है वो बहुत धीमी होती है। बाकी अगर ऊर्जा संसाधन के रूप में आए, सबसे लास्ट जो संसाधन का है धात्विक अधात्विक खनिज के रूप में आए, लौह खनिज को पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हमें ऊर्जा संसाधन को पढ़ना है। तो ऊर्जा की सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा जो है वो हर एक क्रियाकलाप के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में भी अगर ऊर्जा नहीं होगी, अगर पावर नहीं है आपके शरीर में, तो आप बिल्कुल सुस्त पड़े रह जाइएगा। ठीक उसी तरीके से ऊर्जा की अपनी विशेषता होती है और हर एक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, चाहे वो खाना पकाने के लिए हो, रोशनी व ताप के लिए हो, गाड़ियों के संचालन के लिए हो, उद्योगों में मशीन के संचालन के लिए हो, हर एक जगह पे कोयले की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम
तथा विद्युत से किया जाता है। ये सारे ऊर्जा के स्रोत है ऊर्जा पाने के। तो ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो इसको परंपरागत और गैर परंपरागत में वर्गीकृत किया गया हुआ है। तो परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, कोयले, उपले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत जो है इसको सम्मिलित किया गया हुआ है। ये ऊर्जा के जो है वो परंपरागत स्रोत है। और गैर परंपरागत स्रोत में जो आते हैं वो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूताप, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा इत्यादि को शामिल किया गया हुआ है। ये हमारे जो है वो गैर परंपरागत स्रोत में है, जो परंपरा से चलती हुई नहीं आ रही है, हमने इसको खुद से इम्प्लीमेंट किया है। बाकी कोयले की अगर हम लोग बात करें तो भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक जीवाश्मी ईंधन है, क्योंकि ये एक दिन में और हमारे द्वारा नहीं बनाया गया हुआ है। ये बहुत दिनों के प्रोसेस के बाद बनके तैयार हुआ है, बशर्ते कि हमें कोयले के रूप में, ये खान के रूप में प्राप्त हुआ और हम इसका यूज किए जा रहे हैं। इसका उपयोग जो है वो ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों में घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है, कहीं कोई शक नहीं है। साथ में इस कोयले से हम लोग बिजली भी बनाते हैं। और अगर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर आए, जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, वो कुछ इस तरीके का है कि कोयले के प्रकार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लिग्नाइट एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का जो है वो लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। तो लिग्नाइट के प्रमुख भंडारण तमिलनाडु और नेवेली जिले में और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं ये लिग्नाइट का। इसके बाद जो बिटुमिनस होता है, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। और धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। जो धातु का शोधन किया जाता है उस वक्त की धातु का कलर चेंज ना हो पाए। और इसका जो है वो, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व होता है, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है। तो सबसे अच्छा गुण वाला कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, मतलब 1 नंबर पे ये आ जाएगा। बिटुमिनस 2 नंबर पे आ जाएगा और लिग्नाइट 3 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। अगर कोयले के प्रसार की बात करें कि यह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसके विस्तार की, तो इसको गोंडवाना, इसका जो गोंडवाना, इसकी आयु, एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दोमट घाटी, झड़िया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयले के क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन, वर्धा नदी में भी कोयले पाए जाते हैं। टर्शियन कोयला में जो है वो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये वाले एरिया आते हैं। तो कोयले के का जो खादान पाया गया वो 2 जगहों पर, 2 एरियाज में पाए गए। पहला को गोंडवाना और दूसरा को टर्शियरी कोयला क्षेत्र बोला जाता है। तो जो गोंडवाना एरिया है उसमें आपके जो है वो ये एरियाज को शामिल किया गया है और टर्शियरी वाले में इन एरियाज को शामिल किया गया है। ये आप कैटेगराइज कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अगर हम लोग और इसके इंपॉर्टेंट डेटाज को देखें तो पेट्रोलियम के ऊपर अगर हम लोग जैसे ही आएंगे तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा साधन पेट्रोलियम है। क्योंकि आज जैसे आप जिस तरीके से पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, ये आपको बता रहा होगा कि पेट्रोलियम आपके लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके गाड़ी को चलने से लेकर के। और आजकल के कुछ महत्वपूर्ण जो आपके मोटर्स हैं उसको चलाने में पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। और अगर हम लोग देखें तो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम जो है वो टर्शियरी युग के सेल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। तो यहाँ पे टर्शियरी वाली जो एरिया है वहां से कोयले भी निकाले जाते हैं और वहां से पेट्रोल भी निकाले जाते हैं। बाकी के अगर हम लोग देखें तो भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से और 18% गुजरात से, 16% असम से प्राप्त किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज है जिसको आप मेंस में पुट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के ऊपर अगर आए तो अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नरकटियागंज, मोरन, हुगरीजन इन राज्यों से महत्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पे तेल शोधन का कार्य होता है। प्राकृतिक गैस के ऊपर अगर हम लोग आए थोड़ा सा, तो ये जो है ऊर्जा का एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन प्रयोग के एक औद्योगिक कच्चा माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे बहुत सारे चीजों को इससे प्रोसेस किया जाता है। जैसे कभी कभी आप देखिएगा सीएनजी का यूज तो आप बेसिकली जानते हैं, इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण इसका प्रयोग जो है वो
आज भी मोटर वाहनों में किया जा रहा है और इसके प्रयोग को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये जो प्राकृतिक गैस है वो आपको कृष्णा एवं गोदावरी नदी बेसिन में इसका विशाल भंडार पाया जाता है, लेकिन ये जो है इस एरिया पे हम बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाए हैं क्योंकि यहाँ इसका जो प्रोसेस होगा वो बहुत महंगा होगा, बट फिर भी हम बहुत ज्यादा इसको यूज कर पा रहे हैं। और ये एक बिल्कुल आप समझिए तो खत्म नहीं होने वाले संसाधनों में से है ये, क्योंकि हम इसका यूज बहुत कम कर पा रहे हैं। बाकी पश्चिमी घाट के साथ साथ मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों के खंभात की खाड़ी में पाए जाने वाले जो आगे जो है पाए जाने वाले जो तेल क्षेत्र है वो पूरित करते हैं इस एरिया को, मतलब यहाँ से बहुत अच्छे तेल, यहाँ से प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्राकृतिक गैस के भंडार आपको देखने को मिल जाएगी। विद्युत की बात करें हम लोग तो विद्युत दो प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं। पहला है प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चला करके, और दूसरा अन्य ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जलाने पर टरबाइन को चला करके। ये दोनों क्रियाओं से हम लोग जो है वो विद्युत को प्राप्त करते हैं। और इसके लिए जो पहली परियोजना है, पहली जो तरीका है, उसके लिए गवर्नमेंट ने विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत सारे बहुउद्देशीय योजना को लगाया है, जिसमें भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना इत्यादि को शामिल किया गया हुआ है। बाकी ताप विद्युत से अगर देखें, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह का यूज करके जो है वो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव लिए और बहुत सारे ऐसे संयंत्र लगाए गए हैं जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम लोग आए इसके ऊपर तो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन के रूप में, स्रोत के रूप में अगर आएंगे तो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सारों को अवशिष्ट जनित ऊर्जा के रूप में बहुत उपयोग है और इनको गैर परंपरागत साधन के रूप में रखा गया हुआ है। मतलब कि ये परंपरा से चलते हुए नहीं आ रहे हैं, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है और इसके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च किया है। ये गैर परंपरागत स्रोत है और ये जो है ना, ये नवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा की बात कीजिएगा तो सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है, पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है, जैविक ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है, अपशिष्ट पदार्थों से अगर हम ऊर्जा प्राप्त करें तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो इनको गैर परंपरागत स्रोत में रखा गया हुआ है। बाकी अगर परमाणु एवं आणविक ऊर्जा की बात करें तो परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होता है। मतलब केमिकल रिएक्शंस कराए जाएं अगर, तो उसके बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड में पाया जाता है, राजस्थान के अरावली श्रेणी में पाए जाते हैं, इन सारे चीजों को अगर हम ऊर्जा के रूप में यूज करेंगे तो ये भी हमें विद्युत लेकर के देगा। और ये एक अलग तरीके का जो है वो बोले तो एक इनिशिएटिव होगा, जिससे हम जो है ना बहुत जगहों को ऊर्जा का सप्लाई कर पाएंगे, मतलब बिजली का सप्लाई कर पाएंगे। सेम चीज आपको केरल में मिलने वाले मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है, जिसको भी अगर हम लोग प्रोसेस से यूज करेंगे परमाणु ऊर्जा के रूप में, तो वो हमें जो है वो कहीं ना कहीं से क्या करेगा, तो विद्युत ऊर्जा, इसको हम विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं टरबाइन के रूप में, और ये हमें जो है वो ऊर्जा देगी, बिजली प्रोवाइड करेगी। बाकी सौर ऊर्जा तो बहुत पुरानी ऊर्जा है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अगर उष्णकटिबंधीय एरिया, तो यहाँ पे सूर्य की प्रकाश सीधी पड़ती है, बहुत गर्म एरिया होगी, तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश से को आप यूज करके बहुत अच्छे चीज को आप एडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप बिजली में सोलर पैनल लगा करके बिजली ले सकते हैं, आप सौर कुकर से खाना बना सकते हैं, सोलर से आप बहुत सारे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर हम लोग देखें तो फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसको आप पीटी फैक्टर में जोड़ लीजिएगा कि फोटो वोल्टाइक जो प्रौद्योगिकी होता है, इससे हम क्या करते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित कर देते हैं। ये चीजें आ जाती हैं। बाकी अगर पवन ऊर्जा की बात करें हम लोग, तो ये जो है ये ऊर्जा अगर देखें तो तमिलनाडु में नागरलोई से मदुरई तक अवस्थित है। विशाल पेटी इसकी उपस्थित है, क्योंकि जहाँ पे वायु बहुत ज्यादा और एक ही दिशा में चलेगी, उस एरिया में पवन ऊर्जा का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप के पवन ऊर्जा फॉर्म जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी नागरकोइल और जैसलमेर देश में जो पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग देखने को मिल सकते हैं आपको। और इसके बाद बायोगैस वाले एरियाज पे हम लोगों ने ऑलरेडी वर्क कर चुका है, जिसमें अपशिष्ट को हम लोग यूज करके
घर में खाने बनाने से लेकर के और फिर इसको विद्युत बल्ब जलाने के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये जो है वो नगर पालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं। और ये गाँवों में जो है वो गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें किसान जो है अपशिष्ट जो होते हैं उसको टैंकों में डाल करके और उससे जो है वो गैस प्राप्त करते हैं, साथ में उससे विद्युत का बल्ब भी जलाते हैं। बाकी खंबात की खाड़ी और अगर इम्पोर्टेंट ज्वारीय ऊर्जा की बात करें हम लोग, तो भारत के खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र का जो डेल्टा है वहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा के बहुत ही अच्छे आपको संकेत देखने को मिलेंगे, जिस ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पाएंगे। भूताप, जैसे कि आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में आप अगर नालंदा जाइएगा तो यहाँ पे आपको गर्म पानी के झरने देखने को मिलेंगी, वहां से भाप निकलते रहती है। सेम उसी तरीके से अगर इस एरिया का हम खनन करते हैं और इस भाप को अगर टरबाइन लगा करके हम यूज करते हैं तो उस भूताप को अगर हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तो ये भी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा साधन हमें देखने को मिल जाएगा, बशर्ते कि हमको ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर जैसे कि कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, इन सारे चीजों की अगर बात करें तो सारे चीजों में ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। तो अगर हम गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत अगर हम लोग परंपरागत स्रोत का अगर सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि अगर परंपरागत स्रोत का हम सही उपयोग नहीं करते हुए भी गैर परंपरागत स्रोत को और ज्यादा बढ़िया बनाते हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसका संरक्षण हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही इस चैप्टर में आपको बताने की कोशिश की गई हुई थी, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू एंड गुड बाय।